औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने कोग्निटिव डोमेन को देखा था, यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो फर्स्ट डोमेन थी कोग्निटिव डोमेन, उसको हमने डिटेल से स्टडी किया था। तो आज के इस टॉपिक में हम इसी को जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसी को कैरी ऑन करते हुए इसकी सेकंड जो डोमेन है अफेक्टिव डोमेन, इसको देखते हैं डिटेल से और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो अफेक्टिव डोमेन है इसको क्रॉथवॉल ने 1964 में क्लासिफाई किया था। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के डोमेन के एतबार से ये सेकंड नंबर पे आती है, यानी पहले पे कोग्निटिव, दूसरे पे अफेक्टिव। तो अफेक्टिव डोमेन इज़ रिलेटेड विद आवर इमोशंस, फीलिंग्स, वैल्यूज़, मोटिवेशंस एंड एटीट्यूड्स। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो ये हमारे इमोशंस जैसे गुस्सा, खुशी, अच्छाई, बुराई, ये इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद हमारे एहसासात जो होते हैं या जो हमारी इक़दार होती हैं या जो हमारे अंदर जो मोहरक होते हैं, मोटिव्स होते हैं और हमारे जो रवैये होते हैं, इनके बारे में ये जो है वो एक्सप्लेन करती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको जो है वो क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें जो पहला दर्जा आता है वो आता है रिसीविंग या अटेंडिंग का, ये लोवेस्ट लेवल है इसका। दूसरे नंबर पे आ जाता है रिस्पोंडिंग, तीसरे पे आ जाता है वैल्यूइंग और चौथे नंबर पे इसमें आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग और नंबर 5 पे कैरेक्टराइजिंग। तो अगर हम कोग्निटिव डोमेन से कंपैरिजन करें तो उसमें 6 सब डोमेन्स थी और इसमें जो है ये 5 सब डोमेन्स हैं। तो जैसा कि जो कोग्निटिव डोमेन है उसका तल्लक हमारे ब्रेन के साथ है, जबकि जो अफेक्टिव डोमेन है इसका तल्लक हमारे हार्ट के साथ है। यानी आप इसकी डेफिनेशन को देख के ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि एहसासात, इक़दार, मोटिव्स या एटीट्यूड्स का तल्लक जो है वो हमारे हार्ट के साथ होता है। यानी ये जो डोमेन है ये बुनियादी तौर पर स्टूडेंट्स के जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये उनकी वो कैटेगरी है जिसमें उनकी इखलाकी या आप कह सकते हैं कि मॉरली जो है वो उनको इस काबिल बनाना कि वो अच्छाई और बुराई में तमीज़ कर सकें और जो है वो अच्छी जो वैल्यूज़ हैं उनको अपना सकें। तो इस एतबार से जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो चेंज लाना ये इस डोमेन का हिस्सा है। तो इस एतबार से इसको 5 दर्जों में तकसीम किया गया है। तो आइए 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। अच्छा, ये 3H जो हमने पहले भी इसको देखा था कि कोग्निटिव डोमेन जो है उसका तल्लक हेड से है, अफेक्टिव जो है इसका तल्लक हार्ट से है और इंशाल्लाह इसके बाद अगले लेक्चर में आप साइकोमोटर को देखेंगे जिसका तल्लक हैंड के साथ है। तो ये 3H आपने याद रखना है। तो इसकी पहली डोमेन की तरफ हम चलते हैं। पहली डोमेन है इसकी रिसीविंग या अटेंडिंग। तो ये रिसीविंग या अटेंडिंग क्या है? विलिंगनेस टू अटेंड ए फिनोमिना या रिसीव द इंफॉर्मेशन, यानी किसी मजहर को अटेंड करने के लिए जो विलिंगनेस है, रज़ामंदी है, उसको आप क्या कहते हैं? रिसीविंग। यानी जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं तो उसके ये उनकी विलिंगनेस है कि वो स्कूल में आ रहे हैं, या इवन क्लास रूम के अंदर जाके वो किसी क्लास का लेक्चर लेने के लिए बैठ जाते हैं क्लास रूम के अंदर। तो ये भी उनकी क्या है? विलिंगनेस है या रज़ामंदी है उस मजहर को अटेंड करने के लिए या इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। और ये जो है ये लोएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन है। यानी बच्चों के अंदर अगर ये बात है कि वो चीज़ों को अटेंड कर रहे हैं, स्कूल बाकायदगी से आ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, या उनके अंदर विलिंगनेस है कि वो क्लासों को अटेंड करें, तो अभी जो है वो अफेक्टिव डोमेन के लोएस्ट लेवल के ऊपर ही आएंगे। फॉर एग्जांपल लिसनिंग लेक्चर को सुनना, ये जो है ये भी क्या आ जाएगा? रिसीविंग या अटेंडिंग में आ जाएगा। या म्यूज़िक को सुनना या अटेंडिंग क्लास को अटेंड करना, ये सारी बातें जो हैं ये रिसीविंग या अटेंडिंग में आएंगी। और याद रखें ये अफेक्टिव डोमेन की लोवेस्ट जो सब डोमेन है ये उसमें आता है। तो इस एतबार से यानी यहाँ से जो है वो स्टूडेंट्स का जो आपकी अफेक्टिव डोमेन है उसकी तरफ सफ़र शुरू होता है। यानी पहले दर्जे के स्टूडेंट्स वो होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं स्कूल
आने के लिए जो है वो विलिंगनेस शो कर रहे हैं या लेक्चर को सुन रहे हैं। अभी जब वो दूसरे दर्जे पे जाएंगे तो फिर क्या होगा, देखते हैं। दूसरा दर्जा आ जाता है रिस्पोंडिंग। रिस्पोंडिंग नाम से ही जाहिर है, रिस्पॉन्स देना, यानी विलिंग रिस्पॉन्स और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, कि जो तालिब इल्म है या जो लर्नर है वो रज़ामंदी शो करे, और वो जो रज़ामंदी है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन की सूरत में हो। सिर्फ ये नहीं है कि क्लास में बैठ गया है कि चलें ठीक है लेक्चर हो रहा है, बल्कि क्या है कि वो उसको लिसन करे। तो ये वाला जो आ जाता है, यानी अब एक और बात होती है, एक होता है रिप्लाई, एक होता है रिस्पॉन्ड। तो जो रिप्लाई है वो तो अटेंडिंग में भी आ जाएगा कि अगर टीचर उससे कोई स्पेसिफिक बात करता है तो वो शायद उसका आंसर छोटा मोटा आगे से कर दे। लेकिन रिस्पॉन्डिंग ये है कि आप एक्टिवली आंसर करें, आंसरिंग करें, यानी आंसरिंग में आपकी विल शामिल होती है, और जो रिप्लाई होता है उसमें यानी आप जो है जिस तरह नहीं जान छुड़ाने वाली बात होती है कि आपसे कोई बात पूछ ली गई है तो आपने उसका बस जवाब जैसे कैसे है वो देना है। इसमें जो है वो पर्सनल विल शामिल होगी। तो इस सेंस में पहला इसमें आ जाता है आंसरिंग। उसके बाद असिस्ट, यानी एक दूसरे की मदद करना। फॉर एग्जांपल के टीचर कोई बात कहता है कि ये ऐसे होगी तो वो फ़ौरन, जैसे टीचर अगर ये कहता है कि जी ये चीज़ बुक में से हमने चेक करनी है, तो बच्चा फ़ौरन से किताब लेके उसको ओपन करके वो चीज़ फ़ौरन से निकालने की कोशिश शुरू कर दे, यानी असिस्ट करना शुरू हो जाए। या स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें, तो ये बात भी रिस्पॉन्डिंग में आ जाएगी। उसके बाद कंफर्म करना कि ये बात ऐसे है, या उसके बाद हेल्प करना, एक दूसरे की मदद, ये पहले डिस्कस हो चुका है। उसके बाद जो होमवर्क कंप्लीशन है ये भी रिस्पॉन्डिंग में आएगी, यानी बच्चे को जो काम दिया जाता है वो एक्टिवली उसको जो है वो कर रहा है। देन क्लासरूम डिस्कशन, ये क्लासरूम डिस्कशन में टीचर स्टूडेंट डिस्कशन भी आ जाती है या स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिस्कशन भी आ जाती है। उसके बाद ओबेइंग जनरल रूल्स ऑफ स्कूल, के स्कूल के जो जनरल रूल्स हैं, यानी असेंबली में किस टाइम जाना है, क्लास में किस टाइम जाना है, और क्लासरूम में बैठना कैसे है, ठीक है, जो गार्बेज है उसको डस्टबिन में डालना है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, रिस्पॉन्डिंग। यानी वो आप एक्टिवली स्टूडेंट जो है वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये दूसरे दर्जे के ऊपर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अब जाके पहुंचेगी जब वो रिस्पॉन्डिंग लेवल तक पहुंचेगा। तो अभी वो इफेक्टिव डोमेन के दूसरे दर्जे पर पहुंच चुका है। देन नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है वैल्यूइंग। तो नाम से ही जाहिर है कि किसी बात को वैल्यू देना, यानी एबिलिटी टू सी द वैल्यू वर्थ ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस इट, यानी जो भी कोई चीज़ स्टूडेंट देख रहा है उसको वैल्यू देना जो है उसकी वर्थ के मुताबिक, तो इसको हम क्या कहेंगे, वैल्यूइंग। और ये जो है ये बड़ी आप कह सकते हैं कि उस बच्चे के अंदर जो चेंजिंग फेज़ है वो ये वाली होती है, वैल्यूइंग, कि जब उसको ये बात समझ आ जाए कि कौन सी बात जो है वो ज़्यादा अहम है और कौन सी जो है वो कम अहम है। और ये जो सिलेक्शन है ये स्टूडेंट इटसेल्फ जो है वो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एप्रिसिएशन फॉर गुड लेक्चर्स, कि अगर कोई टीचर अच्छा लेक्चर दे रहा है तो वो उसको अप्रिशिएट करता है। ये अप्रिसिएशन डायरेक्ट टीचर के सामने भी हो सकती है या स्टूडेंट्स की आपस में भी हो सकती है कि जी फ़लाँ टीचर ने बड़ा अच्छा जो है वो हमें लेक्चर दिया है। तो इस बेस के ऊपर ये जो है वो काफ़ी टर्निंग फेज़ होती है। उसके बाद जस्टिफाइंग अदर्स, ये भी इसमें आ जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है शोइंग कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की बेहतरी के लिए जो है वो उसमें भी कंसर्न शो करना या इंटरेस्ट शो करना, ये भी क्या आ जाता है, वैल्यूइंग। तो वैल्यूइंग में एक बात याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को वो ज़्यादा अहम समझ रहा है वही वैल्यूइंग में आएगी, बल्कि ये है कि अगर एक बात को स्टूडेंट रिजेक्ट कर रहा है कि ये जो है ये ठीक नहीं है, तो वो भी इटसेल्फ एक वैल्यू के सेंस में ही आएगी। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम, जो अगली फेज़ है इसकी, ऑर्गेनाइजिंग, फोर्थ वन। अब नाम से ही जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम,
तो तंजीम में क्या होता है, जिस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसकी एक प्रॉपर हायरार्की होती है, यानी अपर लेवल के ऊपर भी लोग बैठे होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक जिम्मेदारियां होती हैं, और उसके नीचे जो हैं वो फिर और होते हैं, और उसके नीचे और, यानी एक पूरी एक तंजीम होती है। तो जिस तरह वैल्यूइंग में स्टूडेंट इस काबिल हो गया कि कौन सी बातें जो हैं वो अच्छी हैं और कौन सी जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, या कौन सी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और कौन सी कम अच्छी हैं, तो इस बेस के ऊपर स्टूडेंट जो है वो ऑर्गेनाइजिंग में इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो चीज़ों को अरेंज कर सके, यानी द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज वैल्यूज़ एंड टू अरेंज देम इन एप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड प्रायोरिटाइज ए वैल्यू ओवर अदर टू मेक ए यूनिक वैल्यू सिस्टम। यानी ये है कि फॉर एग्जांपल जो सच्चाई है इसके बारे में स्टूडेंट ये समझ जाता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, तो वो उसको पहले नंबर पे रख लेता है। यानी अब उसने ये बात जो है वो अपने अंदर डाल लेनी है कि सच्चाई जो है ये तो सबसे अहम है। फिर उसके बाद उसे पता है कि हर रोज़ जो है वो सुबह हमने दांत ब्रश करने हैं, तो इसको भी वो अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लेता है। फिर स्कूल के अंदर जो जनरल रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, इसको भी वो अपने जो है वो लिस्ट के अंदर ऐड कर लेता है। तो इस तरह वो एक ऑर्गेनाइज जो वैल्यूज़ हैं उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में लेके आता है, यानी कौन सी बात जो है वो ज़्यादा अहम है। अब इसमें एक बात पे देखें कि अब वैल्यूज़ जो होती हैं उनको ऑर्गेनाइज में ज़रूरी नहीं है कि जिस बात को उसने किसी ख़ास मौके के लिए गलत समझ लिया वो हर जगह पे गलत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जोकिंग जो है इसको इतना अच्छा या उस सेंस में नहीं लिया जा सकता, लेकिन स्टूडेंट टू स्टूडेंट जोकिंग तो गुड जो है वो हैबिट्स के अंदर भी आती है कि बच्चे एक दूसरे के साथ मजाक करें, लेकिन वही मजाक जो है वो अगर वो अपने टीचर के साथ, यानी एक लिमिट तक तो ठीक, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। तो इस तरह यानी स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को भी भांप लेता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो मौक़ों को भी ऐड कर लेता है, यानी कौन से मौके पे कौन सी लोगों के साथ किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्स करना है और कौन सी वैल्यू को का किस दर्जा तक इस्तेमाल करना है। तो ये बात जो है ये किस में आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। देन हम लास्ट फेज़ की तरफ इसकी जो है वो चलते हैं, सब डोमेन है करेक्टराइजिंग। तो करेक्टराइजिंग और जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में उसने वैल्यू दे के एक लिस्ट समझ लें अपनी बना ली है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो अहम है और कौन सी चीज़ें जो है वो गैर अहम है या कम अहम है। तो इसमें जो करेक्टराइजिंग या जो लास्ट फेज़ है जो अफेक्टिव डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी की, इसमें आ जाता है द एबिलिटी टू मेक ए वैल्यू ए पार्ट ऑफ वंस करेक्टर, यानी अपने किरदार के अंदर एक वैल्यू को लेके आना, इसको क्या कहते हैं, करेक्टराइजिंग। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे ने सिलेक्शन की हुई है कि ये जो है सच्चाई अच्छी बात है, तो अब करेक्टराइजिंग में वो अपनी जो करेक्टर है या किरदार है उसमें इस हैबिट को ले आएगा, यानी चूजिंग गुड हैबिट, उसने इस गुड हैबिट को चुन लिया। उसके बाद क्या है, कोऑपरेशन विद अदर्स, कि दूसरों के साथ तावन करना है। तो ये बात जो है ये भी उसने जो इससे पिछला दर्जा था ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उसने ऑर्गेनाइज करके ये देख लिया कि ये अच्छी बात है, तो अब वो मुस्तकिल तौर पर इसको भी अपने अंदर डाल लेता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज करेक्टराइजिंग। उसके बाद है सेफ्टी कॉन्शियस, कि अपनी हिफाजत के लिए जो है वो हर वक्त तैयार रहना। मसलन रोड क्रॉस कर रहा है तो अब उसने ये देखा है कि रोड क्रॉस करते हुए किस तरह से सेफ्टी मेजर्स को इस्तेमाल करना है, तो वो ये मुस्तकिल तौर पर अपने अंदर बच्चा जो है वो ले आएगा। उसके बाद है स्किल टू वर्क एज अ टीम मेंबर, कि किसी टीम के अंदर या ग्रुप के अंदर किस तरह से काम करना है, या इवन इसमें यह आ जाता है कि क्लासरूम के अंदर कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कब जो है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करना है। तो ये सारी बातें किस में आ जाती हैं, करेक्टराइजिंग। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि पीक पे जाके ये वाली फेज़ आती है जो कि अफेक्टिव डोमेन की है। तो यहाँ पे यानी आप कह सकते हैं कि अब बच्चा जो है वो इमोशनली या
फीलिंग्स के एतबार से या उसका आप कह सकते हैं कि एहसासात के एतबार से अब वो इस काबिल हो चुका है कि वो एक अच्छा शायरी बन सके। तो जिस तरह जो कोग्निटिव डोमेन है वो एजुकेशन या जो आपके जो स्टडी है उसको पीक पे लाने के लिए इवैल्यूएशन तक या सिंथेसिस तक लेके आना स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह उसको एक अच्छा शायरी बनाने के लिए उसकी इफ़ेक्टिव डोमेन में उसको करेक्टराइजिंग के दर्जे तक लाना भी एक अच्छे टीचर का काम होता है। और वो कोई भी शख्स तभी मुफीद शायरी बन सकता है जब वो उसकी जो सोच है, उसके जो थॉट्स हैं, उसका जो करैक्टर है वो पॉजिटिव समत में जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आज के टॉपिक के हवाला से आपने राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी देनी है। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।